हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से बेसिकली तुम्हारे 11th क्लास की जो भी पढ़ोगे इक्विलिब्रियम वहाँ से मेन स्टार्ट होगा। पिछले वाले लेक्चर में सिर्फ मैंने बेसिक बताया था आखिर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या है। अब यहाँ बेसिकली इक्विलिब्रियम समझ लो कि इक्विलिब्रियम आखिरकार क्या होता है, तभी और भी आगे समझ में आएगा। वैसे पिछली वाले में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले इक्विलिब्रियम बता देते हैं आखिरकार इक्विलिब्रियम बोलते किसे हैं। देखो, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब हमें प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं दिखता है। नो चेंज, प्रोडक्ट में हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं दिखेगा। जैसे मान लो कि ए से कोई चीज़ बी बन रही है, इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो ये अब 10 ग्राम हो गई है। 10 ग्राम के बाद ये 11 ग्राम 10.1 बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, 10 ग्राम की 10 ग्राम ही रहेगी। मतलब इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कोई भी तुम्हें चेंज देखने को नहीं मिलता है। धीमे धीमे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ो लॉ ऑफ एक्स, मास एक्शन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मतलब मज़ेदार भी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो और इसको हम लोग लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी को डिटेल में समझते हैं आखिरकार इस लॉ क्या बोलता है, ताकि तब ये तो बेहतरीन आगे समझ में आएगा। उन्होंने कहा है, देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम। इसको जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि आखिरकार केमिकल का फॉर्मेशन किस स्पीड से हो रहा है। देखो, जहाँ भी रेट आ जाता है वहाँ तुम एक चीज़ सेट कर लो कि वहाँ स्पीड से रिलेटेड मतलब होता था कि आखिर कौन सी चीज़ कितने से चेंज हो रही है। इसका देखो केमिकल फॉर्मेशन हो सकता है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अगर हमें किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसके हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है। तो बेसिकली चाहे इससे निकालो कि आखिरकार प्रोडक्ट कितना घट रहा है, क्या मतलब कितना घट रहा है, या फिर इससे निकाल लो या फिर इससे निकालो आखिरकार प्रोडक्ट कितना पर सेकंड बन रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 10:10 पे देखा, तो ये था मान लो 10 ग्राम। 10:10 और 1 सेकंड पे देखा तो इसकी वैल्यू हो गई है 12 ग्राम। तो आखिरकार तुम क्या देखोगे, 2/1 मतलब इतने से चेंज हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ऐसे ही निकाल लेंगे, ब्रॉडली बताएं ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा आखिरकार क्या है। देखो, मेरा मेन मोटो है कि आखिरकार तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। देखो, मतलब आखिरकार बताते कि आखिर कितनी स्पीड से कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कोई चीज़ का डिके हो रहा है। अब जो तुम्हें एक दुखदायक कष्टदायक जो होगी चीज़, उसका नाम है क्या, मोलर कंसंट्रेशन। आखिरकार हमें समझ में नहीं आता है कि यार ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है। कि हमें समझ में ही नहीं आता कि अगर मोलर कंसंट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार बनाओ और मोलर कंसंट्रेशन लिखो। देखो, मोलर कंसंट्रेशन, तो वो मोलर से जहाँ भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो मोल से रिलेटेड दिमाग में होता ही जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो बेसिकली तुम इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। क्या बोलते हैं, देखो बेसिकली ये मोलर कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास है। अब इसका कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि नहीं। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको पता तुम ऐसे लिख दो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर से थोड़ा और समझना कि इसका मतलब पता क्या है, नंबर ऑफ
मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मतलब जहाँ भी वो बेसिकली गैस में तुम देखने को मिला, बेसिकली क्या है इसका जो वॉल्यूम हो इन लीटर के फॉर्म में। इतना तुम्हें चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो हम कोई सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हमने क्या कहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेसिकली इसे आर से डोनेट करते हैं, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो तुम्हें बेसिकली 12th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, वो केमिकल काइनेटिक्स में वहाँ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ तुम्हें बेसिकली समझना है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तुम्हें ऐसे कोई दिक्कत कोई समस्या, देखो बेसिक समझाना, अगर जो पहले से भी जानते हो उन्हें ज़्यादा आगे नहीं भागना है, क्योंकि हम लोग धीमे धीमे सीखेंगे, ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। तो हम लोग जैसे देखो तुम एक जानते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक के कांस्टेंट आ जाता है, और ये बी हो गया है। अब देखो इसको जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट, और इसी को कई लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अब जैसे मान लो हम लोग और बढ़ते हैं, जैसे देखो सुनो, हमने लिया ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। हमने इसको क्या किया, बैलेंसिंग किया। तो बैलेंसिंग करने में हमने मान लिया कि यहाँ 2 आ गया है, यहाँ 3 आ गया है। तो अब इसका जो आर पता है कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, देखो स्क्वायर और बी का क्यूब। आखिरकार इस चीज़ को पता है, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, देखता हूँ तो उसको कैसे करना है। देखो इस बात को समझो, आखिरकार ये चीज़ का आया कैसे है। 2a 3b इक्वल टू प्रोडक्ट है। इस 2a को तुम a प्लस ए नहीं लिख सकते हो क्या, और इस 3b को b प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। और रेट इक्वल टू क्या था, सबकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो पहले इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखी हमने, फिर इसकी लिखी, और फिर हमने इसकी लिखी है, फिर इसकी लिखी, और फिर हमने इसकी लिखी। तो हमने इसे और सिंप्लीफाई जब करके देखा तो क्या देखा है कि ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये बी क्यूब। तो आर। अब समझ में आया कि आखिरकार हमने ए स्क्वायर क्यों लिखा था, बी क्यूब क्यों लिखा था। जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे हम क्या बोल देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की रही ये वैल्यू। देखो यहाँ बेसिक हमें समझना है कि किसका मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हमने लिया है, क्या ले लेते हैं, जैसे मान लिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3। कन्फर्म हो। यहाँ जो तुम बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N स्क्वायर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, R इक्वल टू K N2 और H2। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, अगर हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की बात भी नहीं करी है। अभी सिर्फ हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या उसकी बात होती है। तो अभी इक्विलिब्रियम में तो हम लोग बाद में आएंगे। ये तो जनरल हर रिएक्शन के लिए है, चाहे तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ो, चाहे वो इक्विलिब्रियम में हो, चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे नॉन रिवर्सिबल, कोई भी रिएक्शन हो, लॉ ऑफ मास तो हर किसी के लिए होगा। देखो सुनो, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि जो इसके आगे आ रहे थे ना, देखो उन्हीं का स्क्वायर कर दिया है। अगर कोई हमसे पूछे कि सर
जनरल लिखो तो ए प्लस बी प्लस मान लो सी इक्वल टू हमने कहा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने इसके मान लो हमने जब बैलेंसिंग करके देखा तो इसके आगे ए लिख दिया है, इसके आगे बी लिख दिया, इसके आगे सी लिख दिया है। तो तुम कहोगे आर की वैल्यू हम कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी और सी। ये जनरल है, मुझे पता है जनरल में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशान नहीं होना है, धीमे धीमे चीज़ हर कुछ आती जाएगी। एक साथ कोई विद्वान नहीं होता है, हर चीज़ सीखने में टाइम लगता है। पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, तो बेटा समझने में भी तो टाइम लगेगा ना। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम की। अभी तो हमने सिंपल सा लॉ पढ़ा है जो हर किसी के लिए वैलिड है। यहाँ हम पढ़ेंगे आखिर इक्विलिब्रियम में उसका कैसे क्या रोल है। क्या इक्विलिब्रियम में कैसे क्या रोल है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम ये कहता है कि ए प्लस बी बनाओगे, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा सी प्लस डी में, और सी प्लस डी प्रोडक्ट में चेंज होता है। मतलब इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो होता है ना, ये जो रिएक्टेंट हुआ आपस में से चेंज होते रहते हैं। इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम की यही खासियत है। तो सबसे पहले हम एक स्टेज ले लेते हैं कि ए से बी से सी प्लस डी बना। मान लो ये कौन सी रिएक्शन, ये है फॉरवर्ड। कौन सी रिएक्शन है, ये रही फॉरवर्ड। तो अगर हम कहें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तुमने क्या पढ़ रखा है, जो अभी लॉ पढ़ाया था उसी की हेल्प से तुम क्या करोगे कि सर आर इक्वल टू के ए और बी। हम कहेंगे शाबाश बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर्मेशन पढ़ रहे तो यहाँ लिख देंगे एफ और कुछ नहीं, बस फ़र्क इतना ही है। अब हम क्या करेंगे कि आखिरकार अभी इस डायरेक्शन में गए, सी से सी प्लस डी से ए प्लस बी बनता है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बेटा सी प्लस डी से क्या बन रहा है, तुम कहोगे सर ए प्लस बी। हम कहेंगे अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि यहाँ तुम क्या लिखो, हम कहेंगे यहाँ लिखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तुम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जाओगे तो आर ऐसे लिखोगे कि नहीं। देखो अब तो तुम थोड़े समझदार हो गए, के ये कांस्टेंट, सी और डी, यहाँ बैकवर्ड हो रहा तो यहाँ लिख देंगे हम बी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब अपना इक्विलिब्रियम अपनी आप बात कहना स्टार्ट करेगा। हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, हम क्या कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यही थी कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसका कहने का मतलब है कि इसे R1 मान लेते हैं और इसे R2 मान लेते हैं। उसका इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम सिंपली सादा भाषा में अपने तरीके से बोलना स्टार्ट करें तो इसका मतलब होता है कि जितनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है उतनी स्पीड से दोबारा समझते हैं। इसका अगर हम सिंपल से कहने का मतलब है तो इसका मतलब होता है कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। इस कहने का मतलब है कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि R1 इक्वल टू R2, KF इक्वल टू A प्लस इक्वल टू KB, C और D। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, KF अपॉन KB इक्वल टू C D A एंड B।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को दिक्कत कोई समस्या हो तो वीडियो रिवर्स मतलब पीछे जाके देख सकते हो। देखो KF अपॉन KB, और बेसिकली अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिंपली फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कर रहे, पूरी रिएक्शन कर रहे हैं। तो KF अपॉन KB को हम क्या बोल देते हैं, K। इस K को हम क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा बहुत तुमने थर्मोडायनेमिक्स में सुन रखा होगा, जब तुम आखिरी में पढ़ रहे हो तो उसमें सुन रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स आखिरकार तुमने कैसे देखा होगा। तो इसे बोलते हैं, जो तुम्हें रिएक्शन देख रहे हो ना, ये वाली रिएक्शन, इसको अब देखो चाहे तुम ऐसे सिंपली K भी बोल सकते हो इक्वल टू K। ये जो तुम रिएक्शन देख रहे हो, इसी रिएक्शन इसी केमिकल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन जो इक्वेशन देख रहे हो ना, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आखिरकार हमने इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि आखिरकार इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसकी बात करी जा रही और कोई दूसरा इसका मतलब नहीं है। अब कई बार किसी ने देखा होगा कंसंट्रेशन कोशिएंट। क्या देखा होगा, कंसंट्रेशन कोशिएंट। कोशिएंट की बात कब होती है वो भी हम तुम्हें फुल डिटेल में बताते हैं। पहले इतना चीज़ समझ में आ गया है तो बोलो हाँ। तो देखो एक स्टार बना के लिखो, अगर कंसंट्रेशन कोशिएंट क्या है, कंसंट्रेशन कोशिएंट। देखो कंसंट्रेशन कोशिएंट, कंसंट्रेशन कोशिएंट मतलब जनरल इक्वेशन के लिए होता है कि जैसे A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, तो इसको कंसंट्रेशन कोशिएंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं, हम ऐसे लिख लेते थे प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो अब हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे कि ऊपर आकर का प्रोडक्ट क्या है C D, रिएक्टेंट में क्या है A एंड B, तो ये हो जाएगा Q। तुम ये बोल सकते हो कि A क्या है, जनरल है। क्या है, जनरल है। अब देखो A क्या है, जनरल है। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करनी है, किसके ऊपर बात करनी, इक्विलिब्रियम के, तो इसी Q को K के बराबर लिख दो। अगर Q K के बराबर हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। समझे कि नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम पे जितना रिएक्टेंट बनता है उतना ही मतलब देखो सुनो, जितना रिएक्टेंट में चेंज आता है उतना ही प्रोडक्ट में चेंज आता है। ओवरऑल तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा किसी में भी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे क्या करना है। तो जैसे अगर मान लो मैं कोई जनरल सी इक्वेशन लिखता हूँ ताकि देखो तुम्हें फील हो जाए, समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं। जैसे हमने क्या लिखा है, हमने कौन सी इक्वेशन लिखनी स्टार्ट कर दी, हमने लिखी जैसे NH3 प्लस O2, मतलब अमोनिया मिलाओ और NH3 प्लस O2। अरे कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि आखिरकार ये रिवर्सल रिएक्शन यहाँ तुम्हें देखने समझ में आ जाना चाहिए। NO प्लस H2O। इसे जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। वैसे ये तीनों चीज़ें ये सब ऑल आर इन गैस, ऑल आर इन गैस। याद रखना कि सारी चीज़ें गैस में है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार इक्विलिब्रियम मतलब K की वैल्यू जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे, NO पावर 4 H2O पावर 6 लिख ली है। फिर हम लिखेंगे NH3 पावर 4 और O2 पावर 5। ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर। बेसिकली बता दी तो जो पावर हैं तो ऊपर आ जाती हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझे तो पीछे जाके बैक में जाके देख सकते हो। देखो बेटा, यहाँ जो ये है ना जो लिखा है NH3,
ANH3 ऐसे यहाँ गैस, कहीं तुम अगर देखोगे कि तो NH3 है, NH3 लिक्विड। इस फेस का यहाँ बहुत ज़्यादा जो फेस बताता है कौन से फेस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, बेस में है, एक काफ़ी इसेंशियल और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ डिसाइड होगा। अगर इसका ध्यान नहीं दोगे तो बहुत कुछ निपट जाएगा तुम्हारा, यकीन मानो। किसी का क्रांतिकारी विचार चल रहा होगा, क्योंकि आज तक वही पढ़ते आए कि जो चीज़ पढ़ो उसकी डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन के बाद थोड़ा डेरिवेशन पढ़ो, डेरिवेशन के बाद उसकी यूनिट पढ़ो। यहाँ इसकी यूनिट तुम बिन रिएक्शन देखे फिक्स्ड नहीं कर सकते हो। कभी कभार इसकी यूनिट लेस हो जाता है, कभी कुछ यूनिट देखने को मिलेगी, कभी कुछ यूनिट देखने को मिलेगी। आगे आगे बताऊँगा कैसे इसकी यूनिट क्या होगी। अब लिखो, अब हेडिंग डालो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसेस स्टेट। गैसेस सिस्टम मतलब गैसेस, मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में है तब इसका क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई ए गैस है, बी गैस है, उससे सी गैस प्लस डी गैस बन रहा है। इसको बैलेंसिंग करने के बाद हमने मान लिया यहाँ है ए बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो आखिरकार देखो सुनो क्या है कि इक्विलिब्रियम तुम्हें कांस्टेंट निकालना, उससे पहले समझते हैं आखिरकार यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। इस गैस के द्वारा कुछ प्रेशर लगाया जा रहा, इस गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा, मान लो PA। इस गैस के द्वारा कुछ प्रेशर लगाया जो उसके द्वारा है PB, और इस गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा हो PC। इस गैस के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा हो वो होगा PD। इतना समझ में आ गया हो? क्योंकि देखो एक बात है कि जहाँ भी गैसेस की बात आती है वहाँ प्रेशर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? प्रेशर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें समझने वाली बात है। तो जैसे देखो एक जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि पार्शियल प्रेशर, क्या है? पार्शियल प्रेशर। समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअली, मतलब अकेले से जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। थोड़ा बहुत तुमने पढ़ रखा होगा, इसे लिख लो क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय सिंगली, मतलब एक द्वारा के देशों। तो क्या हो सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है? PA है, PB है, और PC है, C है, PD है। तो मतलब PA को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि हर गैस अपना अपना प्रेशर लगा रहा है ना। जैसे मान लो ये कंटेनर है, उसमें हमने A एंड B लिया, इन दोनों रिएक्शन कर लिए, इन दोनों रिएक्शन करके C प्लस D बना दिया। तो आखिरकार ये चारों गैस इस बाउंड्री पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगी ना, उसी प्रेशर को हमें निकालना होता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं P टोटल, तो क्या होगा? सबका सम हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली कितना गैस प्रेशर लगा रही उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट होती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है? पार्शियल प्रेशर बाय C गैस और पार्शियल प्रेशर बाय गैस D अपॉन पार्शियल प्रेशर बाय गैस A और पार्शियल प्रेशर बाय गैस B। अब इनके ऊपर जिसके ऊपर जितनी पावर है, इसके ऊपर C थी, इसके ऊपर D थी, इसके ऊपर A थी और इसके ऊपर B थी। बेसिकली यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? KP। ये रहा तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए? जब एक गैसियस फॉर्म में हो। समझ रहे हो कि नहीं? अब कभी भी देखो सुनो, KC किसके लिए था? कंसंट्रेशन के लिए था। कौन सी कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। P क्या है? P किसके लिए है? जब तुम पार्शियल प्रेशर की बात करो। देखो हमेशा KC नॉट इक्वल टू KP, याद रखना। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो बच्चे तो क्या सोच लेते हैं? बच्चे सोचते हैं कि KP इक्वल टू KC होता है इक्वल, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो हम लोग अब क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं? रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। इसको थोड़ा देखो, जैसे मान लो
ए प्लस बी इक्विलिब्रियम स्टेट में था तो हमने बना लिया सी प्लस डी बन रहा है कि नहीं। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। जैसे अगर मान लो किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत भी पिछले वाला सेट हो तो हम कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत फील सा होने लगे। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था NH3 प्लस O2 इक्विलिब्रियम स्टेट है गिब्स NO प्लस H2O। यहाँ क्या है, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था और यहाँ 4 था। ये जनरल बेसिकली एग्जाम्पल है ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर सको। बेसिकली बात यहीं करना है। आखिरकार हम तुमसे बोलेंगे इसकी तुम क्या वैल्यू निकालो, हम कहेंगे इसकी सबसे पहले KC निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तुम कहो KC इक्वल टू C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, तुम कहोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और तुम कहोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। काम खत्म। हम कहेंगे तुमसे कि चलो Kp की निकालो, तुम कहो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर बाय गैस D और देखो C के ऊपर क्या लिखोगे, इसको C के ऊपर C, D के ऊपर D। तुम कहोगे पार्शियल प्रेशर बाय गैस A, हम कहेंगे ओके, और पार्शियल प्रेशर बाय गैस B, तुम यहाँ कहोगे B, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो मैंने चमत्कारी क्रांतिकारी फार्मूला पढ़ रखा होगा जिसको बोलते हैं P इक्वल टू NRT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम्हें गैसेज ढंग से समझना है तो जो मैंने गैसेज की वीडियो अपलोड करी उसको जाके देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन B। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। हम कहेंगे बेटा मोलर कंसंट्रेशन तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, तुम कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N अपॉन B, यही रहा तुम्हारा फॉर्मूला। इसी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन जैसे हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसे क्या लिख सकते हो कि P इक्वल टू CRT। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर भी बता देना। तो क्या हो गया है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। क्या है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और क्लियर। तो बेसिकली अगर पता कौन सा रिलेशन है, ये पार्शियल प्रेशर है और ये क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन है और दोनों में एक रिश्ता बन गया है। तो पार्शियल प्रेशर वाई गैस A इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और RT। हम कहेंगे B के लिए बताओ, तुम कहोगे सर B। RT हम कहेंगे C के लिए बताओ, तुम कहोगे सर C RT। हम कहेंगे चलो D के लिए बताओ, तुम कहोगे D के लिए D RT। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। कोई भी चीज़ रटने वाली बात तो अभी तो कुछ हुई भी नहीं, मैंने बोला भी नहीं कि बेटा तुम कुछ रट लो। तुम पता कैसे लिख सकते हो, तुम KP को पता कैसे लिखोगे, वैसे KP मेरा ही नाम है। देखो जहाँ तुमने PC जहाँ ये क्या लिख रखा है, जैसे मान लो ये लिखा है ना PC C PD D PA A और PB B, इसकी जगह A रिप्लेस कर दो, इसकी जगह A पुट कर दो, इसकी जगह A पुट कर दो और इसकी जगह तुम A पुट कर दो। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तुम पता क्या देखोगे, तुम देखोगे KP इक्वल टू C वही स्क्वायर ब्रैकेट RT C D RT D A RT A और B, ये स्क्वायर ब्रैकेट है RT B। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो अभी बता सकते हो। तुम ओवरऑल पूरा सॉल्व करोगे। अब देखो ओवरऑल पता हम क्या करेंगे, हम C की पावर C
और आर टी की पावर सी, डी की पावर डी और आर टी की पावर डी। ऐसे हम पूरा करते जाएंगे, ए और ए, आर टी की पावर ए, बी बी और आर टी की पावर बी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर आए हैं, तो यहाँ से पता तुम्हें कुछ नहीं करना है। सी डी आर टी सी और आर टी डी, ए बी आर टी ए आर टी बी। देखो ए तो कितना हो जाएगा, इसको पता क्या बोलोगे, ए के सी के बराबर होता है, क्योंकि आखिरकार के सी इक्वल टू यही होता था। तो हम क्या लिखेंगे, के पी इक्वल टू के सी। अब देखो आर टी कॉमन है, आर टी कॉमन लो, सी प्लस डी अपॉन आर टी कॉमन है, ए प्लस बी। शायद ए वाला कई बच्चों को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कैसे, कि जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3, तो कैसे लिखते हो कि एक्स 2 + 3 एक्स की पावर 5 लिख देते हो कि नहीं। सेम टू सेम यही प्रोसीजर यहाँ किया गया है। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी। अब सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जैसे एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 2, तो कैसे लिख देते हो, एक्स 5 - 2। सेम टू सेम प्रोसीजर यही हमने वहाँ भी किया है। तो चलो हम लोग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया है, देखो हमने पढ़ा के पी इक्वल टू के सी आर टी। देखो बेसिकली देखो ए है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और क्या नाम है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। तो बेसिकली इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल एन जी, जी इसलिए लिखा ताकि हम सब गैस की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रही जी की वैल्यू। तो हम पता है क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल एन जी। देखो इसको पता है कैसे कैसे याद रखना है। देखो ये बेसिकली पता है मैंने ऐसे याद किया। देखो के पी, इसको पता है कैसे लिखना है, पवन। पवन मतलब हवा भी हो सकती है। बेसिकली ये प्रेशर कहाँ, गैस के लिए कर रहे हैं। पवन, के सी को हमने ऐसे याद किया है कॉलिन। कॉलिन जैसे मान लो एक का नाम है कॉलिन, इसका नाम है आरती, तो इसका नाम रखा आरती। सुनना दिमाग में ना, आरती। पवन, कॉलिन, आरती गए नागालैंड, नागालैंड के डेल जी से हमने याद रखी थी पर्वत पे, नागालैंड के माउंटेन पर। क्योंकि बेसिकली ये अपन को ऐसे माउंटेन जैसा लगता है कि नहीं, तो इसको याद ऐसे करना है, पवन कॉलिन आरती, पवन कॉलिन आरती गए नागालैंड के माउंटेन पर। याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद ना हो तो बेसिकली ऐसे याद कर लेना है। अब जो बच्चों के दिमाग में बेसिकली 10th क्लास के जो 10 से 12 आते हैं, तो बेसिकली उनके दिमाग में कैसा रहता है कि यार सर इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखो अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो N2 है, ए बी गैस में है, प्लस 3H2 ए बी गैस में है, इक्विलिब्रियम तो 2NH3 ए बी गैस में है। हम कहेंगे कि किसकी वैल्यू निकाल लो, हम कहेंगे बेसिकली तुम्हें ए वाला बिल्कुल याद होना चाहिए, पवन कॉलिन आरती गए नागालैंड के पर्वतों पर। देखो डेल एन जी की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, यहाँ कितने मोल हैं, तुम कहोगे 2,
यहाँ कितने मोल हैं 1 और +3 4 तो -4। डेल एन जी की वैल्यू क्या आई है -4। देखो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन किसके ज़रा। अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 हो जाएगी। पॉजिटिव की वैल्यू तब आएगी जब प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं, नेगेटिव की वैल्यू तब आएगी जब रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया है। बेसिकली अब बाकी चीज़ें निकालते रहोगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो जब मैं पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तब बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। यूनिट के लिए तो पता क्या याद रखना है, अगर तुम पता करना चाहते हो केसी की यूनिट क्या होगी तो पता याद रखना है मोल पर लीटर डेल एन जी, और केपी की यूनिट निकालोगे बार डेल एन जी। अगर हम इस रिएक्शन में तुमसे पूछें कि इस रिएक्शन में केसी की यूनिट क्या होगी तो हम कहेंगे केसी इक्वल टू मोल पर लीटर। एन की वैल्यू क्या है, हम कहेंगे एन की वैल्यू तुम्हें आ रही है -2, तो 2 - -4 -2, तो इसको तुम ऐसे लिखोगे मोल -2 -1 -2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली तुम इसको घुमा के क्या से लिखोगे लीटर स्क्वायर मोल -2। कन्फर्म। अगर हम इसमें पूछें केपी क्या होगी तो मैं लिखोगे बार -2, तो बार तो बेसिकली -2 इतना ही होता है। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, सबकी परेशानी समस्या दूर की जाएगी। अगर यहाँ तक पढ़ रहे हो तो बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शेयर करते रहो। बाय बाय।